तो चलिए आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा अपने ग्रुप 16 के लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्लियर हमने ग्रुप 16 पे बहुत सारी बातें आपको बताई थी, तो आज ये हम लोगों का मेन जो है वो ग्रुप 16 का अंतिम लेक्चर है। पहली चीज़ ज़रा जहाँ से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 16 का, और वो है हम लोगों का एलोट्रॉप्स। तो ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स O2 और O3 होते हैं। O2 के बारे में भी अर्लियर बताया हुआ है, O3 के बारे में भी बताया हुआ है। हम लोग ज़रा एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र को फोकस कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम हम आपको दे रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र। अब कहता है कि सल्फ़र के वेरियस एलोट्रॉप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके एलोट्रॉप्स हैं। जैसे कुछ जो मोस्ट कॉमनली हमारे यूज्ड एलोट्रॉप्स होते हैं उनका हम नाम ले रहे हैं। सल्फ़र रोम्बिक, सल्फ़र रोम्बिक को अल्फ़ा सल्फ़र भी बोलते हैं। सल्फ़र मोनोक्लिनिक, इसे बीटा सल्फ़र भी बोला जाता है। फिर आ जाइए एमोर्फस सल्फ़र। कोई दिक्कत है? अरे भाई अभी तो टॉपिक का नाम लिखे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का प्लास्टिक सल्फ़र एक्सेट्रा। क्या हमने कहा वो ज़रा सुनिएगा। रोम्बिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक, एमोर्फस एक्सेट्रा। इनमें से जो मेन हम लोगों को फोकस करना है वो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जानना है। तो रोम्बिक को मोनोक्लिनिक में या मोनोक्लिनिक को रोम्बिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक टेम्परेचर का हमारा फ़र्क होता है। जैसे 369 केल्विन ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है जिस पर दोनों रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप टेम्परेचर को 369 से इंक्रीज कर दो तो रोम्बिक मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर को 369 से डिक्रीज कर दो तो मोनोक्लिनिक रोम्बिक में कन्वर्ट हो जाएगा। रोम्बिक हमारा मोर स्टेबल फॉर्म होता है एज कॉम्पेयर टू मोनोक्लिनिक। तो हम पहले कुछ एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर में नाम दे देते हैं। तो सल्फर, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक, एमोर्फस एक्सेट्रा। फिर आगे हमने आपको बताया सल्फर R फॉर रोम्बिक है। इसे सल्फर मोनोक्लिनिक में आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर टेम्परेचर, अभी हमने बोला है कि 369 जो होता है वो आपका क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर 369 केल्विन से कम हो, मतलब 369 केल्विन इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसको अभी हमने कहा है कि एक और नाम बोलते हैं अल्फा सल्फर। इसका एक और नाम है बीटा सल्फर। R फॉर यहाँ रोम्बिक है, M फॉर यहाँ मोनोक्लिनिक है। उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी। रोम्बिक के लिए ऊपर जगह नहीं है इसलिए नीचे दे देते हैं। ये येलो होता है, ये हम लोगों का वाइट होता है, बहुत जगह कलरलेस भी लिखते हैं। ये हमारा मूड स्टेबल होता है। उम्मीद करें यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। बढ़ा जाए आगे। चलिए अगली बात देखते हैं। हो गया यहाँ तक में। अब बोलता है कि यह दोनों के लिए कॉमनली बोल रहे हैं, मतलब बोथ एंड मोनोक्लिनिक exist in form of S8 या S6 फॉर्म, जिसमें S8 हम लोगों का मूड कॉमन होता है। इसको क्राउन शेप भी बोलते हैं। और S6 जो हमारा होता है उसमें ये चेयर फॉर्म में मेनली एग्जिस्ट करता है।
क्या कोई दिक्कत क्या? हटाएं अब इसे। अब जरा S8 और S6 के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हटाते हैं इसे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ इज इक्वल टू सल्फर है। ये ऑक्सीजन नहीं है। अरे भाई इसी को अगर लिखना है तो सल्फर करना दे, तो लोग तो एकदम चल। अब तो खुश है। S8 बढ़ा जाए आगे। हो गया। चल S6 का स्ट्रक्चर देखिएगा। क्लियर? अभी हमने उसमें आपको कहा है कि S8 जो होता है वो हम लोग का मोस्ट कॉमन होता है एज कॉम्पेयर टू S6। हटाएं। अगला जरा देखिए, हीटिंग ऑफ सल्फर। S8 सॉलिड। पहले हीट कीजिए, ये मेल्ट करेगा, फिर हीट करो, ये S8 वेपर में कन्वर्ट होगा। V फॉर वेपर है। फर्दर हीट करो, S2 वेपर में कन्वर्ट होगा। फर्दर अगर हीट किए सल्फर वेपर में कन्वर्ट होगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इट इज़ पैरामैग्नेटिक लाइक O2। जैसे O2 का एमओ डायग्राम देखे होइएगा तो एंटी बॉन्डिंग जो हमारा पाई एमओज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं। वैसे ही S2 वेपर में भी हमारा जो एंटी बॉन्डिंग एमओज आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा और ये हमारे पैरामैग्नेटिक फॉर्म में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका 12th के लिए रीजनिंग क्वेश्चन हो जाता है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेता है कि भाई सल्फर का कौन सा फॉर्म या कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला पैरामैग्नेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। बढ़ा जाए यहाँ तक में तो उम्मीद करें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आते हैं अगला टॉपिक, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। अगर आप इसके जनरल फार्मूले की बात करो या जनरल फार्मूला क्या फार्मूला ही दे दे तो आप बोलिएगा H2O H2S ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है, इसलिए बहुत रेयर इसके कंपाउंड दिखते हैं। मतलब हम लोग टेल्यूरियम तक मेन बात करेंगे। पहला आ जाइए, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें
तो आप बोलते हो कि नीचे आने पे सरफेस एरिया बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन H2O में H बॉन्डिंग होगा। जो आप कॉमन सोचिएगा उसमें सोचिएगा कि H2TE सबसे हाईएस्ट होगा, लेकिन पहले हम लोग अगर देखें अपने कॉमन ट्रेंड से तो H2O वहाँ जाना चाहिए, लेकिन H बॉन्डिंग के कारण ये नंबर 1 पे आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेम ट्रेंड होता है मेल्टिंग पॉइंट का, H2O, H2TE, H2SE, H2S। एक और चीज़ जानिएगा, वाटर जो होता है ये सबसे लेस वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल जिसका वेपर फॉर्म हो, ऑन मूविंग डाउन वोलाटाइल नेचर इंक्रीजेस। फिर आ जाइए तीसरे ये पे आ जाए तो मान लीजिए हम लोग आते हैं OH बॉन्ड, SH बॉन्ड, SEH बॉन्ड और TEH बॉन्ड। तो आप बोलिएगा कि ये होगा सर बॉन्ड लेंथ। अगर ये बॉन्ड लेंथ होगा सर तो इसका मतलब है H2O सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, H2O के बाद H2S, H2S के बाद सर ये हम लोगों की स्टेबिलिटी आ जाएगी। फिर बच्चा बोलेगा कि सर अगर मान लीजिए हम रिड्यूसिंग नेचर पे आ जाएं तो सबसे ईजिली ये देगा हमारा हाइड्रोजन, तो H2O, H2S, H2SE, H2TE, दिस वन इज योर रिड्यूसिंग नेचर। कोई दिक्कत? फिर आ जाइए, अगर बच्चा आएगा एसिडिक नेचर पे तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन इजीली डोनेट करेगा। मतलब H2O, H2O से अच्छा एसिड H2S, H2SE, H2TE, दिस वन इज योर एसिडिक स्ट्रेंथ। बढ़ा जाए आगे। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर आ जाइए, आप आइएगा बॉन्ड एंगल पे, तो नीचे वाले वाटर को छोड़कर तो नीचे वाले एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग, तो उनका तो बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 90 डिग्री होगा। वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104 होता है। मतलब H2O, H2S, आठवां अगर हम कोवलेंट कैरेक्टर पे आ जाए तो आप बोलिएगा कि सर वाटर को तो हम लोग पोलर की तरह एज्यूम करते हैं, मतलब आयोनिक की तरह एज्यूम करते हैं। मतलब हमारा अगर कोवलेंट कैरेक्टर पे आ जाए सर तो H2O, H2S, H2SE, H2TE, ये सर हम लोगों का कोवलेंट कैरेक्टर होगा। अभी कोई दिक्कत है क्या किसी तरीके की, या बातें समझ में आ गई? अब आ जाइए, अगर बॉन्ड एनर्जी पे आ जाओगे सेंट्रल एटम और सराउंडेड एटम की बॉन्ड एनर्जी, तो आप बोलिएगा कि स्टेबिलिटी वाइज सर H2O सबसे ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉन्ड एनर्जी में H2O, H2S, H2SE और H2TE सर ये हम लोगों का बॉन्ड एनर्जी है। कौन सा बॉन्ड? तो सेंट्रल एटम और H का बॉन्ड। क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे, बढ़े आगे ना? क्लियर? चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16। पहली बात सुनिएगा
कि ग्रुप 16 जो है वो वैरायटी ऑफ हैलाइड्स बनाते हैं, जैसे मोनोहैलाइड्स बनाएगा, डाई हैलाइड्स बनाएगा, टेट्रा हैलाइड्स बनाएगा, हेक्सा हैलाइड्स बनाएगा। उन सारे में ऑल टाइप्स ऑफ हैलाइड्स जो अभी हम बोले हैं, मोनो, डाई, टेट्रा और हेक्सा, ये सल्फर सबसे ज़्यादा फॉर्म करता है। रेस्ट वाले में अब जैसे हेक्सा हैलाइड में आ जाइए तो ऑक्सीजन को छोड़कर बाद बाकी सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये हेक्सा हैलाइड्स भी फॉर्म करते हैं। तो पहले तो ज़रा हम लोग इन चीज़ों को देख ले, फिर उनके स्ट्रक्चर को देख ले, तब कुछ जो उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ है वो देखेंगे। हो गया? हैलाइड्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। चलिए सबसे पहले आते हैं मोनो पे। फार्मूला जो इसका होगा वो M2X2, जैसे O2F2। स्ट्रक्चर इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह होता है। S2F2, S2Cl2, S2Br2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह ही स्ट्रक्चर है इसका। फिर आ जाइए यहाँ तो SeCl2 और SeBr2, बाद बाकी इसमें ये नहीं दिखता। क्लियर है? स्ट्रक्चर अभी हमने बता दिया, वैसे हम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे अभी। नेक्स्ट आ जाइए तो डाई हैलाइड्स में MX2, ऑक्सीजन जो बनाता है वो OF2, सल्फर जो बनाएगा वो देखे ही हुए होइएगा। कोई दिक्कत है क्या? ओहो, यही एक बच्चा लिख रहा है बार बार। ओ बेटा चलो यहाँ मैं इम्प्रूव कर देता हूँ। Se2, यही वो बोल रहा था, 2 एक्चुअली मिस हो गया था, दिख नहीं रहा था। हो गया? TeCl2, TeBr2। चलिए अब आते हैं टेट्रा हैलाइड्स में। साइड ही है बेटा, अगर आप आ जाओ टेट्रा हैलाइड्स में, इसमें तो दिखता नहीं है SF4, सारे में दिखता है, मतलब सेलेनियम में भी दिखेगा, टेलुरियम में भी दिखेगा। टेलुरियम में आ जाइए तो इसका फ्लोराइड भी दिखेगा, क्लोराइड भी दिखेगा, ब्रोमाइड भी दिखेगा और आयोडाइड भी दिखेगा। फिर आ जाइए हेक्सा हैलाइड में, ये दिखता नहीं है मात्र SF6, यहाँ पे आ जाइए SeF6, यहाँ पर आ जाइए TeF6। बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है कि हेक्सा में सिर्फ हैलाइड ही क्यों होते हैं, क्लोराइड वगैरह क्यों नहीं होता, जैसे HCl6 नहीं दिखेगा आपको। तो वजह ये होता है कि क्लोरीन की साइज़ बड़ी है तो सल्फ़र के अराउंड 6 क्लोरीन एस्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे। क्लियर? आगे हम थोड़ा इसको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एबिलिटी पे भी बताएंगे, अभी फ़िलहाल हमने एस्टेरिक हिंड्रेंस के बिहाफ पे बताया है।
बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए भाई, अब अगर आप आ जाइए इनके स्ट्रक्चर्स पे, तो मान लीजिए S2F2 हमारा ये स्ट्रक्चर है। लोन पेयर वगैरह हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए बच्चे ने बोला कि सर SF2, SF4, तो TBP इसका शेप होगा, जियोमेट्री होगी। SF4 निकालिए, मॉर्निंग में बताया हुआ है 6 - 1 6 - 4 तो इज इक्वल टू आ गया 4 + 1। मतलब जो इसकी जियोमेट्री है वो तो TBP होनी है, लेकिन शेप जो आपका आएगा वो देख लेते हैं, शीशा आएगा SF4 SF6 आ जाइए, तो वो जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। पूरा शेप वगैरह बताया हुआ है, कोऑर्डिनेशन वगैरह जो बताए थे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक में? अब 2-3 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दे। पहला इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा, SF4 एंड ACF4 ये जो है ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। मतलब समझिएगा, हम ले लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में आप कोई भी ले लीजिए, या तो SF4 या तो ACF4, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCF3। मान लीजिए आपने एल्डिहाइड ले लिया या कीटोन ले लिया, आपने SF4 या ACF4 कोई भी ले लो, ये मैटर नहीं करता है। तो RC कार्बोनिल जो है उस वाले कार्बन पे 2 फ्लोरीन आता है, ये वैलेंसी खाली थी, छोड़ दी है एज इट इज़। अगर हमारा अल्कोहल है ROH, अगर आप ये यूज करो तो RF फॉर्म होगा। अगर मान लीजिए हम लोगों का है P+O, आप अगर ये यूज करो तो ये फास्फोरस के साथ 2 फ्लोरीन आ जाएगा, और जैसे था हमारा ये 3 बॉन्ड ऐसे ही, माने आप बोल सकते हो कि ये हमारा PF2 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? पहली इंफॉर्मेशन, मतलब इसको ये PF2 में कन्वर्ट कर रहा है, इसको ये F में कन्वर्ट कर रहा है, माने OH को, इसको ये CF2 में कन्वर्ट कर रहा है, इसको ये CF3 में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर? हो गई बातें? बढ़ा जाए आगे? चलो भाई, पहले नोट ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट अभी बताए कि हेक्सा हैलाइड ही दिखते हैं, हेक्सा फ्लोराइड्स। हेक्सा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नहीं दिखते ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस। बोलता है कि SF6 इतना ज़्यादा एस्टेरिकली प्रोटेक्टेड होता है कि वाटर सेंट्रल एटम सल्फर को अप्रोच ही नहीं कर पाता, इसलिए SF6 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। तो तीसरा पॉइंट बता रहे हैं कि SF6 डज नॉट हाइड्रोलाइज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। और जो हाइड्रोलिसिस एक्सटेंट होता है
वो इस ट्रेंड को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया TF6 प्लस H2O, तो एक तो H के साथ हाइड्रो एसिड HF बना लेगा प्लस TeOH6। क्लियर? पूरी बातें समझ में आ गई? तो ये था हम लोगों का ग्रुप 16। हमने पहले ही कहा था कि आज जो कुछ बचा हुआ है वो उसको फिनिश कर देते हैं, बाद बाकी आप एक बार NCERT रीड कर दीजिएगा। जो इक्वेशंस वगैरह यहाँ छूट गया होगा उसको एक बार NCERT से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग ग्रुप 17 अगले लेक्चर में देखेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।